हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर विषय की बात करेंगे तो विज्ञान है। अगर उप विषय आपको लिखने के लिए कहते हैं आपके कॉलेज वाले तो रसायन विज्ञान लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद लाभ मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उस पेज पे बीचों बीच सबसे ऊपर इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर सिर्फ पाठ्य योजना संख्या लिखने के लिए कहें तो सिर्फ पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ चीज़ें कॉलेज वाले अलग लिखवाते हैं, कुछ चीज़ें अलग लिखवाते हैं, लेकिन मैं सारी पॉइंट आपको बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या अंतर हो सकता है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। क्योंकि आप पाठ्य योजना जानते हैं, आप अपने जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ से बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, वहाँ पे तो पढ़ाना नहीं होता। किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाता है आपको, तो उसका नाम लिखना है। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा 7वीं है। दिनांक यहाँ पे लिखना है, यानी कि डेट डालनी है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। वर्ग है यानी कि कक्षा 7 का सेक्शन ए है। कालांश यहाँ पे देखिए लिखा गया तीसरा। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कालांश में। तो कालांश का मतलब होता है कि आप पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस पीरियड में आप जाते हैं, जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए, तीसरे पीरियड में गए तो 3 लिख दीजिए। जिस पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करिए। विज्ञान है विषय और अवधि है 30 मिनट का। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आज का प्रकरण है वो है रसायन की भाषा। अब इसके बाद आता है विषय वस्तु विश्लेषण। काफ़ी कॉलेजेस में पाठ्य योजना बनाते समय ये पॉइंट नहीं लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर आप लोग डिटेल में पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं, एक एक पॉइंट सही से लिखना चाहते हैं तो विषय वस्तु विश्लेषण जरूर लिखिए। इससे ये पता चलता है कि आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया मुख्य विचार क्या है इस विषय को पढ़ाने का। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु या पदार्थ कहाँ का निर्माण तत्वों से होता है। कई तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, तथा इसके नामकरण में जो नियम का या भाषा काम में ली जाती है उसे रसायन की भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का आपने निष्कर्ष बताया कि हाँ ये रसायन की भाषा जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है। मुख्य शब्दावली इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से शब्द सीखेंगे आप। तो परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया। मुख्य विचार क्या है चैप्टर को पढ़ाने का। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। समान प्रकार के परमाणु से मिले बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्वों को उनके छोटे रूप में लिखने के लिए उनके नाम को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब तक 110 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अगला शिक्षण, अब यहाँ पे टॉपिक है शिक्षण बिंदु। कौन कौन सा शिक्षण बिंदु आप पढ़ाएंगे, तो आप सभी को पता है 3 शिक्षण बिंदु कम से कम पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे है 3 शिक्षण बिंदु, तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या। अब आपका आता है जो ज़्यादातर कॉलेज में जहाँ इस चीज़ को इग्नोर करके ये यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण, यानी कि जिसको शिक्षण उद्देश्य कहते हैं या फिर यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य भी इसको कहा जाता है। इसमें आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, शैक्षिक उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य और तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला शिक्षण उद्देश्य है यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानात्मक। ये जो K1 K2 लिखा गया है ना वो ज्ञानात्मक को ही इंग्लिश में, जैसे ज्ञानात्मक मतलब हो गया नॉलेज, तो नॉलेज का स्टार्टिंग K उठा लिया गया है। अवबोध का अंडरस्टैंडिंग होता तो U उठा लिया गया है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं जो K1 K2 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र रसायन परमाणु क्रमांक तत्व आदि का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र यहाँ पे रसायन परमाणु क्रमांक, यहाँ पे परमाणु क्रमांक तत्व आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया है छात्र रसायनों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रसायनों के गुणों उनके उपयोग को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। प्रतिदिन औषधि, साधारण नमक, साबुन, कोलगेट आदि के रूप में विभिन्न रसायनों का उपयोग करते हैं। अगला हेडिंग है कौशल। छात्र विभिन्न तत्वों की परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या आदि की सारणी बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके आकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हुए चित्र बना सकेंगे। 5वां पॉइंट है अभिरुचि।
छात्र समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में जानकारी ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न रसायनों की संरचना के बारे में जान सकेंगे। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट में पढ़ रहा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ पढ़ने में, ठीक है। अगली हेडिंग है यहाँ पे पॉइंट अभिवृत्ति। छात्रों में रसायनों के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विधि। विधि में व्याख्यान विधि लिखिए और प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है, सबसे बच्चे गलती यहीं करते हैं। और प्रविधि में यहाँ पे प्रदर्शन लिखा गया तो यहीं पे आप यहाँ पे प्रश्नीकरण या फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि भी लिख लीजिएगा। सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री में लिखा गया एक अच्छी उपयोगी सहायक सामग्री जिसके अंतर्गत आपका चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी रसायनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखिए या फिर प्रस्तावना बस लिखिए, तीनों चीज़ें सेम होती हैं। 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पे देखिए गलत, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे लिखिएगा छात्र अनुक्रिया, लिख लीजिएगा। प्रस्तावना प्रश्न की जगह पे आपको लिखना है छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे लिखना है छात्र छात्रा अनुक्रिया। यानी कि आप छात्राध्यापक हैं, आप प्रश्न पूछेंगे, क्रिया करेंगे, बच्चे अनुक्रिया में उसका उत्तर देंगे, ठीक है। फिर उस उत्तर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, हम प्रतिदिन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बच्चे बोलेंगे भोजन, कोलगेट, कपड़े, वाहन, साड़ी आदि। यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे बच्चे बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, इनमें कोलगेट, कपड़े, वाहन आदि किससे बने होते हैं। बच्चे बोलेंगे ये कैल्शियम, रेशों, धातु आदि से बने होते हैं। तीसरा प्रश्न है, रेशे, धातु आदि किससे बने होते हैं। बच्चे बोलेंगे विभिन्न प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। चौथा प्रश्न है, ये विभिन्न यौगिक किससे बने होते हैं। बच्चे बोलेंगे अलग अलग तत्वों के निश्चित अनुपात में के संयोग से, क्योंकि आप सभी को पता है जो यौगिक होते हैं वो आपके तत्वों के निश्चित अनुपात में बनते हैं। और फिर 5वां प्रश्न आएगा, तत्वों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे 5 प्रश्न हो गया आपका। तुरंत इसके बाद आप यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन में आपको एग्जैक्ट टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि ये टॉपिक उनको आज पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, आज हम विभिन्न प्रकार के रसायनों, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, रसायन की भाषा आदि का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया, उनको रसायन की भाषा पढ़ाएंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 कॉलम दिख रहा है आपको, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया। इसके आगे वाला जो कॉलम, इधर और भी कॉलम है, उसको मैं नीचे अलग से पेज में, यहाँ पे देखिए ये है ना, उसके सामने वाले पेज पे आपको छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य ये लिखना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि स्टार्टिंग से यहाँ से चलते हैं फिर से छात्राध्यापक कथन में। तत्वों के प्रतीक है पहला शिक्षण बिंदु। विकासात्मक प्रश्न है, तत्वों के प्रतीक क्या हैं। तो यहाँ पे उसके सामने देखिए आंसर लिखा गया होगा। तत्वों के नाम को संकेत रूप में लिखने को तत्वों का प्रतीक कहते हैं। अगला है यहाँ पे कैल्शियम का प्रतीक क्या है। तो आप सभी को पता है सी है, वही नीचे लिखा गया है। तीसरा है तत्वों के प्रतीक के रूप में लिखने को से क्या लाभ है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, याद रखने में सुविधा होती है। अब यहाँ पे इसके बारे में छात्राध्यापक कथन उसकी व्याख्या करेंगे। तत्वों के नाम को संकेत रूप में लिखने को प्रतीक कहते हैं, जिससे बड़े नामों को लिखने एवं याद रखने में कठिनाई नहीं होती। तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखने के लिए इनके अंग्रेजी या लैटिन नाम के प्रथम अक्षर को लिख लेते हैं। जब कई नामों के प्रथम अक्षर समान हों तो प्रथम अक्षर को बड़े के रूप में लिखते हैं तथा छोटे अक्षर के रूप में दूसरे अक्षर को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया, हाइड्रोजन को पहला अक्षर एच है, यहाँ लिख दिया गया। कैल्शियम Ca है, इसका कैल्शियम का प्रतीक है। क्लोरीन का CH से होता है, लेकिन यहाँ पे Cl इसका होता है। क्लोरीन का, कोबाल्ट का CO होता है। सोडियम का, अब यहाँ पे देखिए सोडियम तो इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसका होता है प्रतीक Na। पोटेशियम का K से होता है, ठीक है। लोहा फेरस होता है Fe। चांदी अर्जेंटीनियम तो Ag होता है इसका। परमाणु क्रमांक, अब अगला शिक्षण बिंदु है विकासात्मक प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए आंसर लिखा गया होगा। तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कार्बन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन के नाभिक में आप सभी को पता है 6 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं।
अगला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो बच्चे बोलेंगे 8। इसके सामने वाले पेज पे देखिए ये सारी चीज़ें लिखनी जो आपने पढ़ाया उसके सामने लिखना था। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में एक अच्छी उपयोगी सहायक सामग्री। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला व्याख्या आता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या इक्वल टू यानी कि बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। अगला है शिक्षण बिंदु, परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या। विकासात्मक प्रश्न है, परमाणु भार क्या है, तो इसके बारे में देखिए नीचे यहाँ पे आंसर लिखा गया है। तत्व के एक परमाणु के भार को उसका परमाणु भार कहते हैं। ठीक है। अगला विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पे, परमाणु भार किसके योग से बनता है, तो परमाणु भार आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के भारों के योग से बनता है। तीसरा से यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो द्रव्यमान संख्या आप सभी को पता है कि द्रव्यमान संख्या होती है तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब इसके बारे में भी व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। देखिए, परमाणु भार, तत्व के एक परमाणु का भार उसका परमाणु भार कहते हैं। यह प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों के भारों के योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों में इन कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अतः ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे C का हो गया 12, N का हो गया 14, O का हो गया यानी ऑक्सीजन का हो गया 16। द्रव्यमान संख्या अगला यहाँ पे बिंदु, तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या को A से व्यक्त करते हैं। अगला है शिक्षण बिंदु, यहाँ पे पॉइंट द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संरचना, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या A बराबर हो जाएगा P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एल्युमिनियम के प्रोटॉनों की संख्या 13 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 13 + 14 है। यहाँ पे देखिए 13 है ये लिखा, ये 14 लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 13 + 14 27 हो गई। इसके सामने वाले कॉलम में जो चीज़ें थी वो दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तत्वों के प्रतीक क्या हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है कैल्शियम का प्रतीक। तीसरा प्रश्न है परमाणु क्रमांक क्या है। चौथा प्रश्न है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है। पांचवा प्रश्न है परमाणु भार क्या है। और छठवां प्रश्न है द्रव्यमान संख्या क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है, तो आप सभी को पता है पोटेशियम का K होता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह क्या है। दूसरा प्रश्न है तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखने को क्या फ़ायदा है। तीसरा प्रश्न द्रव्यमान संख्या क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लघुतरात्मक प्रश्न, तत्वों के प्रतीक क्या हैं, यहाँ पे इनको प्रतीक के रूप में लिखने से क्या लाभ है। दूसरा प्रश्न है द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु भार में क्या अंतर है, समझाइए। लास्ट हेडिंग है गृह कार्य, द्रव्यमान संख्या क्या है उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान कंप्लीट। लास्ट में परीक्षक यहाँ पे टिप्पणी करेगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी, कुछ सुझाव होंगे, तो यहाँ पे उसको देगा, आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी आशा है आप लोगों से कि आप लोगों को लेसन प्लान से लाभ ज़रूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपको 100% लाभ मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। बिल्कुल फ्री हैं सारी चीज़ें। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।